All right. A very good evening to all of you. Welcome to the third lecture of our writing practice batch. आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर थियोरी क्वेश्चन कंसिडरेशन. इस पे केस बेस्ड तो आता ही है, लेकिन अच्छे खासे थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आपके स्टडी मटेरियल में या आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, अगर आप मेरी बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें 3 चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है. सबसे पहले जो है दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं जनरली 7 मार्क्स के. आप कहीं तो ये लिख लो सो दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू सिट टू स्टडी. तो असेंशियल एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आता है 6 to 7 मार्क्स, मोस्टली 7 मार्क्स का ही आता है. पहले के 3 पॉइंट्स में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर नहीं लिखना है. ठीक है. दूसरा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड इट्स एक्सेप्शंस. ठीक है, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शंस, इस पे भी 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. देन यू हैव सेक्शन 25, validity of contract without consideration. Okay, validity of contract without consideration. इस पे भी 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे वो थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड ऑफ कोर्स केस बेस्ड तो आता ही है, बट मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड अ लॉट फ्रॉम दिस यूनिट. ओके, चलो, आई होप कि आपने यूनिट 2 की तैयारी करके रखी है. यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं एंड दैट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन. तो जैसा हम करते आ रहे हैं, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर 2 मार्क्स. एक काम करो, 2 मिनट लो, क्वेश्चन पढ़ो एंड बी रेडी विद द आंसर, फिर डिस्कस करते हैं. चलो फटाफट इसको रीड कर लो. यूज द चैट बॉक्स एंड टेल मी कि क्या प्रोविजंस आप यहां पर अप्लाई करोगे. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया कौन सा सेक्शन अप्लाई करना है, यहाँ पे कौन सी प्रोविजंस अप्लाई करनी है, कौन सा वर्ड वो हिंट दे रहा है आपको, वो लिखो. यस, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इमोरल. तो असेंशियल एलिमेंट का एक एलिमेंट है
that consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है. वेरी गुड. कौन सा वर्ड है जो हमको वो हिंट देता है? चलो वो ढूंढते हैं. Vikram promised to pay 50,000 to Meera if she agreed to secretly leak confidential client information. तो secretly leak करना ये अनएथिकल है. और उसने बोला हाँ ठीक है मैं करूंगी, और वो कॉन्फिडेंशियल डेटा उसने शेयर भी कर दिया. नाउ विक्रम रिफ्यूज्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट. मीरा फाइल्ड अ केस. सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो केस कर सकती है या नहीं बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब अनएथिकल है, इस तरीके से थोड़ी ना बिजनेस करेंगे. तो ये जो वर्ड्स है ना, सीक्रेटली लीक इंफॉर्मेशन, ये अनएथिकल है, इसीलिए इमोरल है. अब अगर एग्जाम में आप सिर्फ इतना लिखो इट इज इमोरल, इट इज अपोज्ड, इट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. थोड़ा सा आपको प्रोविजन यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा. तो कैसे क्रिएट करोगे? आप लिखोगे दैट कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. मैम लेकिन वो तो यहां पर यूज हो ही नहीं रहा है, तो क्या होता है? प्रोविजन तो है ना. और 2 सेंटेंस लिखोगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना. फॉर अ 2 mark क्वेश्चन यू शुड राइट in your answer 5 to 6 sentences. आपको वो प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली प्रोविजंस से स्टार्ट कर सकते, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, इतनी वेटेज का क्वेश्चन है नहीं ये. 5 to 6, हाँ, लेकिन फ्लो वही मेंटेन करेंगे, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, फ्लो वही रहेगा. अच्छा, तो अब प्रोविजंस में हम लिखेंगे कंसिडरेशन must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. ठीक है? If it is immoral, then the agreement is void. It will not form a valid contract. या फिर आप लिख सकते हो that it is not enforceable in the court of law. Okay? चलो पहले वो लिखते हैं और उसके बाद में हम एनालिसिस पे जाएंगे. ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कंसिडरेशन हाँ, डायरेक्टली नहीं लिखना है आपको आंसर दैट विक्रम विल नॉट बी एबल टू, नहीं, मीरा विल नॉट बी एबल टू रिकवर द मनी फ्रॉम विक्रम. डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखना है. यू हैव टू अराइव एट द सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं एग्जाम में. वो क्या लिख देते? मीरा विल नॉट बी एबल टू रिकवर द promised amount because it is not a valid contract as the consideration was immoral. हो गया 2 मार्क का आंसर. गलत है ये. डायरेक्ट सॉल्यूशन देके खत्म नहीं करना है. क्या लिखेंगे हम? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, immoral or opposed to public policy. Okay, it must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. क्योंकि हमारा क्वेश्चन immoral consideration पे है तो हम उसी के बारे में एक लाइन और लिखेंगे. If consideration is immoral, then the agreement is void and cannot be enforced in the court of law. ठीक है? अब
फैक्ट्स ना मैंने लास्ट लेक्चर में भी नहीं लिए थे, उसके पहले भी नहीं लिए थे, मैंने ये बोला था कि आप खुद लिखो। लेकिन आज हम फैक्ट्स भी फ्रेम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम फैक्ट्स में कितना लिखना है, वो नहीं समझ में आ रहा है हमें, ये भी एक कंफ्यूजन होती है। एंड दे एंड अप राइटिंग द एंटायर क्वेश्चन, दे एंड अप वेस्टिंग टाइम। तो फैक्ट्स में पहले आप सोचो आप क्या लिखोगे, फिर साथ में लिखते हैं। पहले सोचो कैसे इसको समराइज करोगे, फिर देखो आपका और मेरा आंसर मैच करता है क्या, क्या लिखोगे। सोचो। रेडी, चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे, मैं अगर होती तो मैं क्या लिखती पता है? विक्रम एग्रीड टू पे 50,000 rupees to Meera if she secretly leaked confidential information. Later, Vikram refused to pay. या फिर आप लिख सकते हो मीरा परफॉर्म द एक्ट बट विक्रम रिफ्यूज टू पे। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम, विक्रम इन द अबाउ केस ऐसे लिख सकते हो, इन द गिवन केस ऐसे भी लिख सकते हो। इन द गिवन केस विक्रम promised to pay 50,000 to Meera for leaking confidential information. Later, he refused to pay. बस। लेकिन मैम अब हमको ये नहीं लिखना चाहिए मीरा परफॉर्म्ड द एक्ट एंड देन ही रिफ्यूज टू पे। कौन मार्क्स देने वाला है इसके लिए, इतना एक्यूरेट क्यों होना है, ये तो सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है। मैं तो अपना सारा ध्यान एनालिसिस और प्रोविजंस में डालूंगी, मैं इधर थोड़ी ना स्टोरी कंप्लीट करने जाऊंगी। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, प्रोविजंस। मैंने हेडिंग नहीं दी लेकिन फ्लो वही है। कितने लिखे मैंने, 2 सेंटेंसेस। फिर मैंने लिखे फैक्ट्स, यहां पे भी मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे, ठीक है। अब सॉल्यूशन देना, चलो बताओ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। चैट बॉक्स में लिखो, सिर्फ हिंट दोगे तो भी चलेगा। क्या लिखोगे, अब मुझे आंसर फ्रेम करना है और थोड़े से फैक्ट्स लेने हैं। पार्टीज का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, वहां पे पार्टीज का नाम लिखना है मुझे, और ये बताना है कि ये इमोरल क्यों है। तो आप ये अनएथिकल वर्ड यूज करना वहां पर। क्या लिखेंगे बताओ, लीकिंग ऑफ confidential client information is unethical। क्योंकि बताना है ना कि क्यों क्यों इमोरल है,
अगर डोनेशन होता तो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। क्यों है? बिकॉज इट गोज अगेंस्ट अ डिजर्विंग कैंडिडेट, है ना। अगर सपोज डोनेशन का क्वेश्चन होता कि एक बंदे ने डोनेशन दी और एडमिशन ले ली कॉलेज में, तो डोनेशन इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, फिर हम लिखते ना कि क्यों मैंने ये सोचा, क्यों? बिकॉज इट इज अगेंस्ट अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो रीजन भी देना है आपको, तो आपने रीजन क्या दिया? दैट इट इज अनएथिकल, hence considered an immoral act। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज कंसिडर्ड अगेंस्ट गुड मॉरल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कंसिडर्ड अगेंस्ट गुड मॉरल्स, ये भी सही होगा लिखना। मैं सिर्फ ऑल्टरनेट दे रही हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट अपने हिसाब से लिखता है। फिर आप सॉल्यूशन दे रहे हो ना कि ये अनएथिकल है, ये इमोरल है, तो क्या? Therefore the agreement between मीरा एंड विक्रम। मैम क्या हमको वापस एक्सप्लेन करना चाहिए कि विक्रम promised to pay 50,000 to मीरा, मीरा gave the information, then विक्रम refused to pay? नहीं लिखने की जरूरत है, लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, वापस एनालिसिस में क्यों लिखना है? Therefore agreement between मीरा and विक्रम is void and मीरा cannot recover rupees 50,000 from Vikram। Even though she supplied the information, उसने दी थी, फिर भी रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि ये वॉइड है, ये तो इमोरल एक्ट है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो लिखा है हमने। अब आंसर में लास्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ये हो गया हमारा एनालिसिस। कैन मीरा रिकवर? मीरा कैन नॉट रिकवर, तो वो लिखा है, मैंने लिख दिया है, तो मुझे अभी अलग से कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना सफिशिएंट है। कितना लिखा मैंने यहां पर? एक और दो, दो सेंटेंसेस, टोटल कितने लिखे मैंने? 6। मैम एक और अगर हमने 7th लिख दिया तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आप लिख सकते हो हेंस मीरा कैन नॉट रिकवर द अमाउंट, बट वो रिपीट हो जाएगा वापस, बिकॉज एग्रीमेंट इज इन इमोरल, तो जरूरत नहीं है, 6 सेंटेंस इनफ है। ओके मैम, अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक मुझे एक दो पॉइंट्स और ऐड करने, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? व्हाट विल बी मोर रेलेवेंट? आप लिख सकते हो वन ऑफ द essential elements of consideration is that consideration must not be, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके क्या यहां पर आपको सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन की डेफिनेशन वो सब लिखनी है? रेलेवेंट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स का ही है। अगर आपको एसेंशियल एलिमेंट्स की थ्योरी आती, तब जाके
आप डेफिनेशन लिखते, यहां तो जरूरत नहीं है। ओके, आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और मिस्टेक्स भी बता दिए क्या जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन 2 पढ़ लो अभी, ये 3 मार्क्स का है, और मुझे बताओ कि कौन सा सेक्शन, क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे और कौन से वर्ड ने आपको वो हिंट दिया। आंसर लिखो। रिया एग्रीड, यस, आई होप यू आर रेडी। रिया एग्रीड टू सेल her diamond ring worth 50,000 to Kavya for only 5,000। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। नॉट ओनली, यस आ गया आंसर। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट और हिंट है डिफरेंट अमाउंट्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया। अब 50,000 का वैल्यू था, बट इट इज सोल्ड ओनली फॉर 5,000। ये हिंट है दैट द क्वेश्चन रिलेट्स टू कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। inadequacy of consideration will not make the contract void। वो तो पार्टीज के बीच में है ना, इट इज लेफ्ट टू द बायर एंड द सेलर टू फिक्स द प्राइस। अगर मेरे लिए वो सफिशिएंट है तो ठीक है ना, 5,000 का भी तो वैल्यू है ना। लॉ क्या बोलता है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग ऑफ वैल्यू। इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम inadequate। Inadequacy of consideration will not make the contract void। हाँ, लेकिन inadequacy will be considered as a piece of evidence only to show whether the consent was obtained freely or not। अब जब आप प्रोविजंस लिखोगे तो आपको वो सारे प्रोविजंस लिखने हैं जो आपने पढ़े हैं, दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अगर आप मेरे नोट्स देखो तो जो मेरी बुक है सीए फाउंडेशन की, ये देखो, तो ये सारे प्रोविजंस आपको लिखने हैं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न विच मे सीम एडिक्वेट और inadequate। Inadequacy of consideration will not make the agreement void। Law only insists on the presence of consideration, not adequacy of it। It leaves the people free to make their own bargain। However, inadequacy may be taken into account in determining whether the consent of the promisor was given freely or not।
तो कितने पॉइंट्स हो गए प्रोविजन में? एक सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा आप एनालिसिस और प्रोविजन में ही लिखोगे। तो 1 2 3 4 4 पॉइंट्स आपको प्रोविजंस में लिखने हैं, ठीक है, और 3 पॉइंट्स आप एनालिसिस में लिखोगे और 1 या 2 आप फैक्ट्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। चलो लिख लें फिर। क्या लिखेंगे हम? कंसिडरेशन means something in return. It means, या आप ऐसे लिख दो, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू। It may seem adequate or inadequate. Law only insists on the presence of consideration and not its adequacy, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1-2 लेक्चर्स में आपके साथ पूरे पूरे आंसर्स लिखूंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे यू विल राइट मोस्ट ऑफ द आंसर्स, आई विल ओनली गाइड यू, ओके, कि कितना लिखना चाहिए एंड ऑल। ज्यादा स्पून फीडिंग करूंगी तो फिर एग्जाम में आप खुद से नहीं सोच पाओगे। कुछ आंसर्स मैं लिखूंगी, कुछ आप ही लिखोगे, ठीक है। लॉ ओनली इंसिस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन एंड नॉट इट्स adequacy. It leaves the parties to decide the price, to fix their own bargain. Inadequacy of consideration will not make the agreement void. However, inadequacy of consideration shall be taken into account only to determine whether consent was given freely or not. कितने पॉइंट्स हो गए देखो? एक सेंटेंस, 2, 3, 4, मैंने छोटे छोटे सेंटेंस लिखे ना, 5 और 6, मेरे तो 6 हो गए यहाँ पे। शॉर्ट सेंटेंसेस है, कंबाइन करके नहीं लिखा है मैंने, ओके। तो ये आपके प्रोविजंस में आएगा। फैक्ट्स ऑफ द केस में कैसे लिखेंगे? छोटा सा करके लिखना है बस। सोचो, पहले सोचो क्या लिखोगे, फिर देखते हैं हमारा मैच करता है कि नहीं आंसर। पहले खुद सोचो।
डन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? रिया agreed to sell her diamond ring worth 50,000 to Kavya only for 5,000. Later, she refused to deliver and Kavya filed a case. बस इतना ही लिखना है। ओके, क्या लिखेंगे हम? रिया agreed to sell her ring, लिखो ना, डायमंड वायमंड लिखने की क्या जरूरत है? agreed to sell her ring to Kavya worth 50,000. To Kavya only for 5,000. Later, she refused to sell and Kavya filed a case. बस इतना ही लिखना है। एनालिसिस में क्या लिखेंगे बताओ? एनालिसिस, अब मैंने बहुत कुछ प्रोविजंस में ऑलरेडी लिख दिया है, मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ सकती हूँ। उसने रिफ्यूज कर दिया ये बोल के कि प्राइस बहुत लो है और एग्रीमेंट इनवैलिड है। काव्या ने केस फाइल कर दिया फॉर ब्रीच। विल काव्या विन द केस? ये सोचना है हमें। क्या लिखेंगे? ऑल्दो कंसिडरेशन इज वेरी लो। यस, देखो लॉ बोलता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। एडिक्वेट हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है। इनएडिक्वेसी की वजह से एग्रीमेंट वॉइड थोड़ी ना हो जाता है। यार मेरी रिंग मेरी मर्जी, 5,000 रुपए का भी तो वैल्यू है कि नहीं है? यस, मेरी रिंग मेरी मर्जी, मैं कितने पे भी बेचूं, 5,000 का भी वैल्यू है ना। लॉ क्या बोलता है? कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन समथिंग ऑफ वैल्यू। वो आपके लिए इनएडिक्वेट है लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए एडिक्वेट है। 5,000 का भी तो वैल्यू है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? ऑल्दो the ring is sold at a low price, agreement still remains valid. अब मुझे रीजन देना पड़ेगा कि क्यों क्यों आप ये बोल रहे हो। इट रिमेन्स वैलिड एज लॉ only insists on the presence of consideration and not its adequacy. Law only insists on the presence of consideration, not adequacy. If consent is free, agreement is valid, even though consideration seems inadequate. मैंने सब कवर कर दिया कि भले ही उसने लो प्राइस पे बेचा है लेकिन एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि लॉ सिर्फ बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, उसकी एडिक्वेसी पे इंसिस्ट नहीं करता।
अगर फ्री कंसेंट है तो एग्रीमेंट वैलिड है इवन दो कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अब ये मुझे कंक्लूजन लिखना है, क्या लिखूं कंक्लूजन में? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिया एंड काव्या इज वैलिड, हेंस क्या पूछा है? रिया विल हैव टू सेल द रिंग। रिया रिफ्यूज टू डिलीवर ना, हाँ, तो शी विल हैव टू सेल, काव्या कैन टेक एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हेंस रिया will have to sell the ring at the agreed price। ये चाहिए तो हम एनालिसिस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो हमने कुछ लिखा नहीं है ना ज़्यादा, इधर डाल देते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, हेंस रिया विल हैव टू सेल द रिंग एट द एग्रीड प्राइस ऑफ ₹5,000। ओके, हाँ, फिर कंक्लूजन में ये पार्ट ले लेंगे। काव्या फाइल्स अ सूट अगेंस्ट रिया फॉर ब्रीच, यस काव्या कैन फाइल अ सूट एंड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो लिख देते हैं। हेंस, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन में दे दिया ना, मैंने लिख दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हेंस रिया विल हैव टू सेल द रिंग, हेंस काव्या कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट रिया एंड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के लिए 6 सेंटेंसेस मेरे यहां पे हो गए, 1 2 3 सेंटेंसेस मेरे इधर हो गए, और 1 सेंटेंस मेरा कंक्लूजन में। तो 6 + 3 मतलब 10 सेंटेंसेस में मेरा 3 मार्क्स का हो गया, और 2 मार्क्स में मैंने कितना लिखा था? 6, ठीक है। अभी देखो ये देखने में इतना ही लग रहा है, लेकिन ये आधा पेज का ही है, आधा नहीं 1 पेज का आएगा, क्योंकि हमने प्रोविजंस एनालिसिस हेडिंग भी दी है ना, 1 पेज तक का आएगा, विच इज इनफ, 3 मार्क्स के लिए उतना बहुत है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ये मेरे प्रोविजंस हो गए, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। चलो नेक्स्ट करें, क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ में रीड करते हैं। मिस्टर अर्जुन ओड 2 लाख रुपीज टू हिज फ्रेंड देव। अर्जुन सोल्ड हिज कार टू भावेश। अरे, जब 2 से ज्यादा पार्टीज आ जाती है ना, आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं उसको एक छोटा सा ड्राइंग बनाऊं। तो अर्जुन ने 2 लाख रुपए देव को देने हैं, ठीक है। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो ही सोल्ड द कार टू भावेश, और भावेश ने बोला मैं तेरे को 3 लाख रुपए दूंगा कार के, ठीक है। भावेश बोलता है कि मैं डायरेक्टली 2 लाख रुपीज, तो ये लिख देते सोल्ड कार फॉर 3 लैक्स। और भावेश ने बोला कि मैं 2 लाख रुपीज देव को दे दूंगा तेरे बिहाफ पे, और बाकी के 1 लाख मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। However, after purchasing the car, भावेश refused to pay देव, स्टेटिंग कि हमारे में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था,
तो देव ने भावेश के अगेंस्ट केस कर दिया। भावेश बोलता है तू मेरे पे केस कैसे कर सकता है, तू तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर देव कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम भावेश। वो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कार इज बिटवीन अर्जुन एंड भावेश। ठीक है, देव है तो स्ट्रेंजर। अब बताओ स्ट्रेंजर केस कर सकता है क्या? अच्छा, ये मैंने सेंटेंस रीड नहीं किया, मुझे करना चाहिए रीड। देव informed Dev was informed about this arrangement and he agreed to accept the payment from Bhavesh। ठीक है, तो उसने बोला मैं तेरे को डायरेक्टली 2 लाख दूंगा और 1 लाख, और देव को पता था इसके बारे में, उसने एग्री भी कर लिया। अभी बताओ क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का केस है, कैन देव फाइल अ केस? देव केस तभी कर सकता है जब वो एक्सेप्शंस में आएगा। एक्सेप्शंस में क्या है? एक्सेप्शंस ट्रस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, देखो केस कब फाइल होगा, देव कब केस कर सकता है? जब वो एक्सेप्शन टू स्ट्रेंजर में आए। एक्सेप्शन में आता है ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, एक्नॉलेजमेंट बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल एक्नॉलेजमेंट दे दी, फिर ये आता है क्या किसी में? कोविनेंट, एजेंट, किस में आएगा ये? कोविनेंट्स रनिंग विद लैंड, एजेंट, असाइनी, एक्नॉलेजमेंट। यस, एक्नॉलेजमेंट। ना ये ट्रस्ट है, ना फैमिली सेटलमेंट है, ना असाइनमेंट है, ना कोविनेंट है, ना एजेंट है, कुछ भी नहीं बैठ रहा है इसमें, एक्नॉलेजमेंट बैठता है। तो आपने देखा कैसे मैंने एलिमिनेट करके फिर आंसर लाया कि ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। यस, हिंट एक्चुअली में क्या था पता है? वो सेंटेंस जो मैंने रीड नहीं किया कि देव वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस अरेंजमेंट एंड ही एग्रीड टू एक्सेप्ट द पेमेंट फ्रॉम भावेश। ये एक और हिंट भी देता है दैट परफॉर्मेंस में बी एक्सेप्टेड बाय अ थर्ड पर्सन। कि अर्जुन मुझे वैसे अर्जुन से लेने थे पैसे, देव क्या बोलेगा, अर्जुन से लेने थे, भावेश देगा तो भी कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अगर मुझे कंसिडरेशन में ही सोचना है तो 2 रीजंस आ सकते हैं। एक तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शन है ये एक्नॉलेजमेंट। ओके, एंड आप ये भी लिख सकते हो दैट कंसिडरेशन may move from any other person। लेकिन सुनो मेरी बात, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ सकता है कि मैम वो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन और देव के बीच में भी तो था कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। देखो है ना, अर्जुन ओड 2 लाख रुपीज टू देव, तो इनके बीच में भी तो था। तो देव अर्जुन से पैसे ना लेते हुए अगर भावेश से ले रहा है
तो क्या हम ये लिख सकते हैं दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन? लिख सकते हो, बट सिर्फ इतना है कि कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन होगी तो ये मत लिखना, या लिख के सिर्फ एक सेंटेंस लिख के छोड़ देना। आप एस्टॉपल पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। अब हम प्रोविजंस में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और फिर मैं एक्सेप्शंस के ऊपर आऊंगी। डायरेक्टली तो एक्सेप्शंस नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले मुझे एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी, 2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि एक एक्सेप्शन है ना। चलो, और अगर आप टेक्स्ट बुक देखो मेरी, या आप स्टडी मटेरियल देख लो ना, एक ही लाइन दी हुई है एस्टॉपल में। ये देखो मेरे स्टडी मटेरियल में देखो, और आप अपने मॉड्यूल में भी देख लो ICAI के, ये सब मेरे रेगुलर बैच के नोट्स हैं। ये देखो, एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट और पार्ट परफॉर्मेंस, ये एक ही लाइन है इसमें। आपके ICAI के स्टडी मटेरियल में भी एक ही है। तो मुझे तो फिर लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने, तो आजू बाजू में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो क्या लिखेंगे फिर? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख देंगे ना, ठीक है। चलो अब कैसे लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रीन मतलब ये किधर लॉ नहीं है, कई सालों से फॉलो किया जा रहा है। एक जजमेंट आई थी, उसके बाद सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, only the parties to the contract can sue each other. Stranger to contract cannot sue even if the contract is for his benefit. Okay, so stranger to contract cannot sue. He cannot sue even if the contract is for his benefit. फिर change paragraph. However, under exceptional circumstances, stranger to contract can sue. ठीक है। One of the exceptions is estoppel by acknowledgement or part performance thereof. ठीक है। अब ये केस में थर्ड पार्टी क्यों केस कर सकता है? क्योंकि हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं, ठीक है, हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं वो एजेंट, हम उसके एजेंट बन जाते हैं। ठीक है। तो एक्स ने यहां पर मेरे एग्जाम्पल में एक्स ने एक्नॉलेजमेंट दी, तो हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं ना, हम उसके एजेंट बन जाते हैं।
तो X is giving acknowledgement to Z. X is the agent of Z. और हम अपने एजेंट के अगेंस्ट तो एक्शन ले ही सकते हैं ना. सेम लॉजिक अब इधर अप्लाई करो. अर्जुन को पैसे देने थे, उसके पास पैसे नहीं थे, तो भावेश बोलता है तू चिंता मत कर, मैं 2 लाख दे देता हूं, एनीवेज मुझे तेरे को देने ही है ना 3 लाख कार के, मैं दे देता हूं. और देव को इस बारे में पता भी था. तो भावेश इज गिविंग एक्नॉलेजमेंट. हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं. तो ये एजेंट ऑफ देव हो गया. एक्चुअली में एजेंट है क्या? नहीं. ही इज कंसिडर्ड जस्ट लाइक एजेंट. ही इज एजेंट बाय एस्टॉपल. एक्चुअली में नहीं है, उसको एजेंट माना जाता है. हमने अपॉइंट थोड़ी ना किया था उसको एज एजेंट, बट माना जाएगा ना. फिर तुम डिनाई नहीं कर सकते कि अरे इसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं है. ठीक है, तो ही बिकम्स एजेंट बाय एस्टॉपल. तो हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं. अब अगर भावेश देव का एजेंट माना जाएगा, अगर वो पैसे नहीं देता तो देव अपने एजेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है ना. सो देयरफॉर देव कैन सू भावेश, जो उसका एजेंट माना जाएगा. तो भावेश ने उसको एक्नॉलेजमेंट दी तो भावेश उसका एजेंट हो गया, देव उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. हमारा एनालिसिस भी तैयार है. केस लॉ तो नहीं है यहां पर. फैक्ट्स में आप क्या लिखोगे? अर्जुन owed 2 lakh to Dev. He sold his car to Bhavesh. Bhavesh agreed to pay 2 lakhs to Dev, but then he failed. ठीक है. अर्जुन owed ₹2 lakh, पूरा लिखो, to Dev. He sold his car to Bhavesh for ₹3 lakhs. Bhavesh agreed to pay ₹2 lakh to Dev, but then he failed. Dev filed case अगेंस्ट भावेश. बस इतना ही लिखना है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है. एनालिसिस में लिखो, एनालिसिस में ज्यादा लिखो. 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे इसमें? Although contract for sale of car is between Arjun and Bhavesh, only Arjun can sue Bhavesh. Sorry, as the contract, although nahi, as the contract. As the contract for sale of car is between Arjun, only Arjun can sue Bhavesh. Dev being a stranger cannot sue Bhavesh. However, since Bhavesh gave acknowledgement to pay ₹2 lakh to Dev,
Bhavesh is considered as agent of Dev. Hence, in case Bhavesh fails to pay Dev, Dev can sue Bhavesh. For recovery of 2 lakh. हमने लिखा ना कि वो उसका एजेंट है, इसीलिए देव कैन सू, क्योंकि वो एजेंट है, हम एजेंट पे तो केस कर ही सकते हैं ना। कंक्लूजन में क्या लिखें, क्या पूछा है इधर? वेदर देव कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम भावेश, तो यस, तो देव कैन रिकवर rupees 2 lakh from Bhavesh as by giving acknowledgement Bhavesh is considered as agent of Dev. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। रीड करो चलो। और मुझे बताओ कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा इस पे। खुद से ट्राई करो, खुद से पढ़ो। कौन सा प्रोविजन अप्लाई करूं?
क्या आएगा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविनेंट का मतलब होता है कि लैंड कैसे यूज करें। कोविनेंट वैसे जनरल है। कोविनेंट का मीनिंग होता है कंडीशन, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन में वी आर यूजिंग कोविनेंट्स विच आर रनिंग विद द लैंड। कोविनेंट्स वैसे एक जनरल टर्म है। यहाँ पर लैंड कैसे यूज होना चाहिए, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, या फिर सिर्फ चर्च पर्पस के लिए, या फिर सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, या इधर बिल्डिंग नहीं बनेगी एग्रीकल्चर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो। तो यहाँ पर कौन सा कोविनेंट अप्लाई होगा, राइट? तो प्रोविजंस क्या बोलते हैं कोविनेंट के? कोविनेंट्स आर टाइड टू द यूज ऑफ लैंड। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप प्रोविजंस में? Covenants refer to the conditions tied to the use of land. These conditions are binding upon current as well as future owners. Even though the future owner, new owner, had not entered into a contract accepting the covenant, he is still bound to follow or abide by the covenant. If he fails, we can take action. अब इसी चीज को क्वेश्चन में रिलेट करो, चलो। Mr. Sharma owned two plots of land, plot A and plot B. देखो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। प्लॉट ए वॉज यूज फॉर रेजिडेंशियल, प्लॉट बी वॉज सुटेबल फॉर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। मिस्टर शर्मा सोल्ड प्लॉट बी टू मिस्टर वर्मा containing a clause that plot B shall never be used for industrial or commercial activity which may create noise or pollution affecting plot A. He agreed to this condition and purchased the land at a lower price due to restriction. ये एक्चुअली में आपको हिंट देता है। देखो, क्वेश्चन ही बताता है कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा। ये हिंट है दैट कोविनेंट से रिलेटेड प्रोविजंस अप्लाई होंगे। आफ्टर सम इयर्स मिस्टर शर्मा सोल्ड प्लॉट ए टू मिस काव्या, informing her about the restriction on plot B. Mr. Verma then sold the plot to Mr. Raj. The sales deed also mentioned the restriction regarding the use of land. तो मतलब राज के एग्रीमेंट में वो लिखा था। Mr. Raj constructed a small factory causing heavy noise and smoke. Raj argued that he never entered into a contract with Kavya. He is not bound. Kavya is seeking an injunction order of the court against the industrial use of plot B. Examine whether Mr. Raj is bound by the restriction, whether Miss Kavya can enforce the covenant. So covenant runs with the land.
It is binding not only the current owner but future owners also. Even though the future owner never entered into a contract creating those covenants, but he is still bound. The land is burdened with covenants. तो ऑल्दो काव्या ने कोविनेंट क्रिएट नहीं किया था लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा. ऑल्दो मिस्टर राज ने कोविनेंट क्रिएट नहीं किया था फिर भी लैंड को कोविनेंट के साथ ही आता है. ही इज बाउंड बाय द कोविनेंट. ठीक है. तो ये केस में कोविनेंट से रिलेटेड हमको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं. कोविनेंट्स रन विद दे आर conditions tied to the use of land. They are binding on the current as well as future owners. It runs with the land, which means although the new owner never entered into a contract accepting the covenant, he is still bound to abide or follow the covenant. ये सब लिखना है आपको. ठीक है. 3 पॉइंट्स यहाँ के. चलो लिखेंगे. ये जो क्वेश्चन है ना ये अगेन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है. तो मुझे लगता है कि वो 3 पॉइंट्स तो हम वैसे भी लिखने वाले. ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 3 पॉइंट्स तो आने ही वाले हैं. ओके. तो वो 3 पॉइंट्स तो आने ही वाले लेकिन मुझे लगता है कि हमको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ वापस लिखना चाहिए जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन का है ना. तो जैसे नहीं हमने यहाँ पे लिखा that according to the rule of privity only the parties can sue, stranger cannot sue even if it is for his benefit, but there are certain exceptional circumstances stranger can sue. One of the exception is covenant running with land. ये लिखना है आपको. ठीक है. तो ये पूरा वापस से लिखेंगे हम. लिखो अकॉर्डिंग वही सेम चीज लिखनी है. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन of privity of contract, only the parties to the contract can sue each other. Stranger to contract cannot sue even if the contract is for his benefit. However, there are certain exceptions to this rule. Under those exceptional circumstances, stranger to contract can sue. One of the exceptions is covenant running with land. ठीक है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. Covenants are conditions tied to the use of land. These covenants are binding on current as well as future owners. Even though the new owner
never entered into a contract, creating or accepting the covenants, he is still bound to abide by the covenants. And if the other party fails, new owner can sue and enforce the contract, even though he is a stranger to contract. ठीक है, ये आएगा प्रोविजंस. फैक्ट्स में क्या लिखेंगे? ये बनाया ना हमने ये. मिस्टर शर्मा imposed a condition on plot B that it will, वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर लेंदी हो जाएगा. मिस्टर शर्मा imposed, Mr. Sharma was the owner of two plots, plot A and plot B. He imposed a condition on the use of plot B. Plot A was sold to Kavya and plot B was sold to Mr. Verma. Later on, Mr. Verma sold the plot to Mr. Raj, and Raj started using the land for, पूरा लिखें क्या उसमें? Started using the land against the covenant, ऐसे लिख सकते हो. Started using the land against the covenant. ठीक है. So Mr. Sharma, शर्मा ही है ना, वर्मा है, शर्मा. Mr. Sharma owned two plots, namely plot A and plot B. Conditions were imposed on the use of plot B. Later, plot A was sold to Miss Kavya and plot B was sold to Mr. Raj. Raj used the land, used plot B against the condition imposed. Imposed condition लिखते हैं. बस इतना ही लिखना है, बस 3 सेंटेंस बस, और नहीं लिखेंगे. ओके. डन.
एनालिसिस में क्या लिखेंगे? सोचो सोचो क्या लिखेंगे? कोविनेंट्स are tied to the use of land. These covenants bind current as well as future owners. हम यहाँ पे लिखेंगे कि even though Mr. Raj never entered into a contract creating or accepting the covenants, वो तो इन्वॉल्व नहीं था, लैंड तो कोविनेंट के साथ ही आया. So even though he never created the covenant, but he is still bound to abide by the covenant. वही सेम है, यही चीजें लिखनी है आपको, लेकिन अब पार्टीज का नाम डाल के लिखना है. So covenants are tied to the use of land. These covenants bind current as well as future owners. Both काव्या, अभी कौन है न्यू ओनर वो तो लिखो. बोथ काव्या एंड राज आर बाउंड बाय द कोविनेंट. फिर आपने क्या लिखा था ऊपर कि इवन दो द न्यू ओनर नेवर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द कोविनेंट बट ही इज स्टिल बाउंड बाय इट. आपको बस अभी राज का नाम लिखना है उधर. इवन दो राज never entered into a contract creating the covenant, he is still bound to abide by the covenant. In case he fails, Miss Kavya can sue him and enforce the covenant. अब देखो, कोविनेंट क्रिएट किया था मिस्टर शर्मा ने मिस्टर वर्मा के साथ. कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में था. काव्या एक्चुअली में स्ट्रेंजर है, वो एनफोर्स करने जा रही है ना, ये फाइल करने जा रही है, ये एनफोर्स करने जा रही है, ये स्ट्रेंजर है. तो लिखो वहां पर शी कैन सू एंड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो काव्या इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द कोविनेंट, या आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा. एक मिनट, मेरे इसकी इंक बैटरी खत्म हो गई, रुको चार्ज करने दो. तो हम लिखेंगे कि इवन दो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शर्मा एंड वर्मा, काव्या स्ट्रेंजर है फिर भी केस कर सकती है. आपको क्यों लिखना है वो? क्योंकि आप पूरा आंसर यही लिख रहे हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू. तो बताओ ना कौन है स्ट्रेंजर इसमें, वो तो बताओ.
So even though Kavya is a stranger to contract between Mr. Sharma and Mr. Verma, here she can sue. Raj. आप ये भी लिख सकते हो, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन काव्या एंड राज क्रिएटिंग द कोवेनेंट बट बोथ आर बाउंड बाय द कोवेनेंट, ऐसे भी लिख सकते हो. और शी कैन सू राज इवन दो, ये भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं ऑल्टरनेट दे रही हूं. इवन दो देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम क्रिएटिंग द कोवेनेंट, ये ऑल्टरनेटली लिख सकते हो आप. ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या पूछा है देखो, वेदर मिस्टर राज इज बाउंड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंड वेदर काव्या कैन एनफोर्स. तो ये दोनों को आंसर करना है. देयरफॉर या तो आप लिख सकते हो मिस्टर राज is bound by the restriction as it runs with the land, है ना, it runs with the land ना. मिस काव्या, क्या लिखा है, मिस काव्या कैन एनफोर्स. यस, मिस काव्या कैन एनफोर्स द covenant as it binds the, as it also binds the future owners. मैं रीजन दे रही हूं कि क्यों केस कर सकती है, क्योंकि वो भी बाउंड है. ओके, अब लास्ट में एक थ्योरी क्वेश्चन है. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट द एक्सेप्शंस. एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. अब ये तो थ्योरी क्वेश्चन है ये वाला. वैसे तो हमको पता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है, यस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. इस पे केस बेस्ड भी बहुत बार आता है, बहुत केस बेस्ड आते हैं इस पे भी, इसीलिए मैंने ये चूज किया है कि प्रोविजंस तो लिख लो एक बार. इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना है, फिर मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बाद एग्रीमेंट फॉर कॉम्पेंसेटिंग फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, एक एग्जाम्पल. टाइम बार डेट, एक एग्जाम्पल. फिर एग्जाम्पल नहीं देना है आपको, फिर नहीं देना है. ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स में एग्जाम्पल भी देना है. एरो फॉर्मेट में मत देना जैसे मैंने दिया है सेंटेंस में. और फिर बाद में एजेंसी, गिफ्ट, बेलमेंट, नो नीड टू गिव एग्जाम्पल, चैरिटी एक्सेट्रा. ठीक है, दिस इज अ प्योर थ्योरी क्वेश्चन. इसको कैसे आंसर करोगे आप, जैसे यहां पर किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि वैसे तो वैसे तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन सेक्शन 25 कुछ एक्सेप्शंस देता है, that there are certain conditions which are valid even without consideration. बस एक 2 लाइन लिखनी है, सेक्शन 25 लिखना है. उसके बाद थ्योरी कैसे लिखोगे, ऐसे हेडिंग देके पॉइंट वाइज, फिर एग्जाम्पल लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, सेकेंड पॉइंट लिखोगे, हेडिंग दोगे,
प्रोविजंस लिखोगे जैसा मैंने लिखा है, हेडिंग देके प्रोविजंस लिखेंगे, हेडिंग देके प्रोविजंस लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे सेंटेंस फॉर्म में, अगेन प्रोविजंस, हेडिंग दो, प्रोविजन लिखो, लाइन छोड़ो, दूसरा लिखो। इट्स अ प्योर थ्योरी क्वेश्चन। तो मैंने बोला था ना कि कुछ कुछ चीजें आपको भी करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज स्पून फीडिंग हो जाएगी। तो ये वाला एक क्वेश्चन आप मुझे लिख के भेजो, लर्न करो, लिख के भेजो, और बाकी का भी जो अभी आपने लिखा है वो मुझे लिख के भेजो, मैं देखूं तो सही आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। ठीक है, तो दिस यू विल सिट नाउ, और मैं आपको टाइम लिमिट दे रही हूं 12 मिनट्स में, या मैक्सिमम, हाँ 12 मिनट्स में तो होना ही चाहिए। 12 मिनट्स में आपका वो आंसर लिख के होना चाहिए, खुद से लिख रहे हो। अभी मैं लिखूंगी तो थोड़ा स्लो हो जाता है। 12 मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए। अभी के अभी बैठो और लिखो, अभी बैठना है। लर्न नहीं किया है तो लर्न करो और अभी के अभी लिखो, और मुझे तुरंत पीडीएफ चाहिए क्लास के बाद। पूरे 5 क्वेश्चंस का मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे चेक करना है। ठीक है, अभी के अभी 12 मिनट में आपका ये आंसर होना चाहिए। चलो लिखो। आई एम एंडिंग द सेशन, लेकिन आप सेशन के बाद लिख के मुझे भेजोगे। ओके, पीडीएफ बनाओ और लिख के भेजो। चैट बॉक्स में लिखो यस। कमिटमेंट दिखाओ, चलो। यस, यस, चलो ग्रेट। अब भी नहीं चाहिए मुझे लिख के, और तुरंत मेरे को पीडीएफ भेजना है। चलो बाय बाय गाइस। अच्छा सुनो, कल स्टडी लीव है फॉर यूनिट 3। कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट 3 में आपको 3 चीजें पढ़नी है। कौन सी 3? माइनर, फ्री कंसेंट एंड एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो माइनर पढ़ के रखोगे, प्री कंसेंट एंड एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड। तो स्टडी लीव इसीलिए दी है, बिना रिवीजन के लेक्चर में बैठने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको स्ट्राइक ही नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। और ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से केस बेस ज्यादा आता है, लेकिन मैं डिफरेंस बिटवीन भी करवाऊंगी आपको, क्योंकि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आता है, और डेफिनेशंस भी आते हैं। कोवर्जन की डेफिनेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों की डेफिनेशन लर्न करके रखना, और माइनर इसके प्रोविजंस अच्छे से करना। सेक्शन 27 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वो काफी फ्रीक्वेंटली आता है। एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। पूरा यूनिट 3 मुझे रिवीजन करके रेडी चाहिए। आप ये मत बोलो मैम इतना लंबा बड़ा है कैसे करेंगे। अरे एग्जाम के पहले तो आपको सब कुछ करना है ना, अभी से ही आदत डालो। तो आपके पास 1.5 दिन का टाइम है। टारगेट दे रही हूं, टारगेट यूनिट 3 पूरा चाहिए मुझे। और फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे, डेफिनेशंस भी लिखेंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है। कल स्टडी लीव रहेगी, फिर हम सैटरडे को मिलेंगे, एंड यू विल बी रेडी विद यूनिट 3। ओके, चलो अभी मुझे लिख के भेजो 10 मिनट्स में। चलो।